নমস্কার, আপনারা দেখছেন রাইজিস নিউজ। আমি সঙ্গে রয়েছি শ্বেতা। বছরের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আগামী বছর 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন এবং উত্তর পূর্বের আমরা বেশিরভাগ রাজ্যেই দেখেছি হয়েছে বিজেপি অথবা বিজেপি এবং তার সহযোগী দলরাই কিন্তু শাসন করছে। এই বিষয় নিয়ে বিজেপির আগামীতে ভিশন কি, সে বিষয়টা নিয়ে কি আমরা কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे राइजिस न्यूज में आपका। पहले जो क्वेश्चन आपसे है कि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य में बीजेपी या फिर बीजेपी और उनके सहयोगी दल का सरकार है, तो उसके लिए आप लोगों का विजन क्या है? देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस राइज ईस्ट चैनल पे मुझे बुलाया है इस चर्चा के लिए, इस विमर्श के लिए। मैं तो एक व्यक्तिगत विषय के लिए यहाँ आया था और सुबह जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ, आस्था का केंद्र माता त्रिपुर सुंदरेश्वरी मंदिर भी मैं गया और आशीर्वाद लेके आया हूं। और आपने कहा कि भाई आकर के चर्चा करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर पूर्व को लेकर के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के पहले के सरकारों में क्या दृष्टि थी, क्या विजन था, क्या योजनाएं थी, ये हमने देखा है। और पिछले 7 सालों में जो युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेटिव काम हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी यानी कि हर प्रकार के सर्वगुण संपन्न। और आज तक, आज से पहले क्या होता था, जो भी इस क्षेत्र में मुद्दे होते थे, इस क्षेत्र के इश्यूज होते थे, इस क्षेत्र की चुनौतियां होती थी, तो आप युवा हैं, आप भी ये महसूस कर सकते हैं कि आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट का जब भी मुद्दा आया तो चर्चा थी कि सेपरेटिज्म, चर्चा थी खराब लॉ एंड ऑर्डर, चर्चा थी सेपरेटिज्म, चर्चा थी अनएम्प्लॉयमेंट, चर्चा थी अपराध, भ्रष्टाचार। इस तमाम नेगेटिविटी को दूर करने का किसी ने प्रयास किया है। ईमानदारी पूर्वक एक ऑनेस्ट एफर्ट यदि किया गया है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 वर्षों में जो युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रयास किया गया है, आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, सिक्योरिटी हो, बॉर्डर हो, ट्रेड हो, स्टार्टअप हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। मैं देख रहा था एक आंकड़ा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 709 करोड़ का आवंटन हुआ है। तो तमाम हर क्षेत्रों को साथ लेकर के और नॉर्थ ईस्ट एज अ क्षेत्र को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, इंडिया के जो न्यू ग्रोथ स्टोरी है, न्यू ग्रोथ स्टोरी में एक रेलेवेंट स्टेक होल्डर कैसे बनाएं, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और इसका परिणाम हमने देखा है। और मैं तो त्रिपुरा की जनता को आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके आभार भी व्यक्त करूंगा कि आपने इतना बड़ा जनादेश, एक अद्भुत, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक जनादेश आपने भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में दिया है, स्थानीय चुनाव में दिया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम जानते हैं कि आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लोग डिलीवरी चाहते हैं, लोग गवर्नेंस चाहते हैं, लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। जो भी सरकार, जो भी पार्टी इन नीतियों के साथ काम करेगी, उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और इस नाते ये जनादेश हमें मिला है और हम आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि हम लोग जिस धीरता के साथ, जिस प्रगति के साथ, जिस गति के साथ उत्तर पूर्व के क्षेत्र, उत्तर पूर्व के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में और मजबूती से काम करेंगे। ये मतलब हम बोल सकते हैं कि विकास जो है वो पूर्वोत्तर के राज्य में अभी शुरू हो चुका है और आगे भी जाके ये विकास जारी रहेगी बीजेपी सरकार के तहत। देखिए, अब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा के देखिए, आज से पहले हम लोगों को मालूम है कि वायलेंस, स्ट्राइफ, हर प्रकार का हिंसा होता था, हर प्रकार का अत्याचार होता था। जो इंडिजिनस भी लोग हैं यहाँ पे, उनके सामने तमाम ऐसे मुद्दे होते थे। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप त्रिपुरा का उदाहरण लो। अब त्रिपुरा एज अ क्षेत्र में कितना पोटेंशियल है। त्रिपुरा में हमने देखा फेनी ब्रिज का उद्घाटन, तो ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलना है।
त्रिपुरा का इंटरनेशनल बॉर्डर इतना बड़ा है, तो त्रिपुरा को सेतु बना करके भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत क्यों ना किया जाए। त्रिपुरा को ब्रिज बना करके इंडिया और बांग्लादेश का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है और जो बांग्लादेश का पोर्ट है, उस पोर्ट को, अब त्रिपुरा लैंडलॉक स्टेट हम सब जानते हैं, अगर बांग्लादेश के माध्यम से एक्सेस मिलता है और फेनी ब्रिज हो, फेनी ब्रिज के साथ साथ मैं देख रहा था अगरतला अखौरा रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है, तो इतनी युगांतकारी लॉन्ग टर्म ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि किसी भी स्टेट में अपॉर्चुनिटीज कैसे पैदा करें, किसी भी स्टेट में ग्रोथ इंजन को हम कैसे स्थापित करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट को लेकर के आज पॉलिसी प्रायोरिटी है, आज फंड प्रायोरिटी है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के संबंध में कुछ भी आता है तो प्रधानमंत्री जी तुरंत कहते हैं कि भाई आपको विलंब नहीं करना है। मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी का भाषण उत्तर प्रदेश में, कल उन्होंने कहा है कि भाई एक तरफ तो विलंब करने की राजनीति है, एक तरफ विकास की राजनीति है। उत्तर प्रदेश हो, देश का हर प्रदेश, देश का हर क्षेत्र हो, उसको देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में एक रेलिवेंट स्टेक होल्डर बनना ही होगा। और लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है ये अष्टलक्ष्मी है, ये नॉर्थ ईस्ट है ये ग्रोथ इंजन है। तो इन दिशा में लगातार काम हो रहा है और आप आने वाले समय में देखिएगा और मजबूती से हम नॉर्थ ईस्ट और शेष भारत सब मिल करके भारत की नई गाथा कैसे लिखेंगे। और एक चीज जानना चाहती हूँ आपसे कि नॉर्थ ईस्ट तो अभी मतलब लोग पहले जानते नहीं थे, अभी नॉर्थ ईस्ट को पहचानने लगे हैं, उसके चर्चा भी होने लगे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर भविष्य में बीजेपी का विजन क्या हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि इस क्षेत्र ने, मतलब ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना किया है, भौगोलिक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से और पॉलिटिकल कारणों से भी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब देश का शेष हिस्सा जो है वो कांग्रेस के समय में वो जो भी उन्होंने काम किया हो, आपने इस क्षेत्र को पूरा इग्नोर कर दिया। आपने कभी भी, अब डोनर की बात हो कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होना है, इसके लिए केंद्र सरकार की सोच क्या है, इसके लिए केंद्र सरकार की कल्पना क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं था। लोग तो, मतलब मुझे नहीं मालूम है कि गुवाहाटी के आगे 2014 से पहले उस किस प्रकार की दृष्टि से हम सब जानते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट, और जब हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर बनाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नॉर्थ ईस्ट से भारत के राजनीति के इतिहास में पहली बार, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स देयर इज सच अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 5 मंत्री भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों को उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज से पहले देखा था क्या? आज से पहले तो नहीं देखा था। तो जब 5 प्रमुख विभागों की बात होती है, आज नॉर्थ ईस्ट नेतृत्व कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट याचक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट देता है। यह मानसिकता हमारी होनी बहुत आवश्यकता है। और आज से पहले कितनी भी सरकारें रही हैं, उनके मन में यही था, उनके मस्तिष्क में यही विचार था कि भाई नॉर्थ ईस्ट का मतलब है देना है। नॉर्थ ईस्ट भी दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने आपको त्रिपुरा का उदाहरण दिया कि भारत बांग्लादेश के बीच एक ब्रिज का, एक सेतु का काम कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, आप जितना भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र देखते हैं, वो चाहे सिंगापुर हो, कंबोडिया हो, यहां पे कितनी पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को कैसे भुनाना है, आज लंबे स्तर पे काम हो रहा है। हमने देखा है कि अभी यहां त्रिपुरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल का उद्घाटन हो रहा है। तो लगातार हमारी दृष्टि है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लोगों को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिले, लोगों को सम्मान मिले। नॉर्थ ईस्ट के जो इश्यूज हैं वो मुख्य धारा में कैसे आए, पिछले 7 साल में हमने देखा है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी हमारी नीति पे, हमारे नेतृत्व पे भरोसा जताया है। हाँ, ये भी हमने देखा है कि पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम था। अभी वो जो पहले प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे नॉर्थ ईस्ट में, अभी देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत सारा वो बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में आप क्या बोलेंगे, बीजेपी सरकार का कैसा हाथ है इसमें? अब देखिए, हम लोग कहते हैं थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आज हम लोग यहां बैठे हैं, अभी से कुछ ही देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईटी कानपुर में कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया है। और उस कॉन्वोकेशन एड्रेस में उन्होंने कहा है कि आप लोग देश के भविष्य की गाथा लिखने वाले हैं। आज पिछले 7 वर्षों में आप हमारे देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स देखिए, उसमें भारी उछाल हुआ है। आज हमारे यहां व्यापार करना, बिजनेस करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम शुरू हुआ है,
एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ जो आज से पहले मिसिंग था। क्या कारण है कि आज देश में 75 यूनिकॉर्न है? एक यूनिकॉर्न की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। तो जब यूनिकॉर्न आएगा तो जॉब क्रिएशन होगा। जब यूनिकॉर्न आएगा, कोई स्टार्टअप अच्छा करेगा, तो वो तमाम क्षेत्र के लिए नए अवसर सृजित करेगा, नए लोगों को रोजगार देगा। अब आप यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं। अब आज से पहले त्रिपुरा में ये इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा प्राइवेट न्यूज चैनल आता? एक प्राइवेट न्यूज चैनल जो इतना हाईटेक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, यहां हम बात कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से संवाद कर रहे हैं। आप हैं, कैमरा के लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ है, सपोर्ट टीम है, इन सबको रोजगार का अवसर मिला कि नहीं मिला? तो एक स्टार्टअप होने से इतने सारे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का यही विजन है। आज तो मतलब मैं तो आप नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भी आग्रह करूंगा कि आज जो आईआईटी कानपुर का प्रधानमंत्री जी का एड्रेस है, ये हम सबको सुनना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए, युवाओं के ऊर्जा को बढ़ाते हुए कहा है कि न्यू इंडिया ग्रोथ स्टोरी में हम सब रेलिवेंट स्टेक होल्डर कैसे बने, कोई स्टार्टअप करें और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी उतना ही लागू होता है। अच्छा, और एक चीज जानना चाहती हूँ, अभी नॉर्थ ईस्ट से हटकर थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ कि 5 राज्य में चुनाव है 2022 में, उसको लेकर बीजेपी का क्या विजन है, क्या परिकल्पनाएं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव को उतनी ही सीरियसली लेती है। अब विधानसभा का चुनाव स्वाभाविक है, लोकसभा का चुनाव स्वाभाविक है कि हमारे संगठन की जो संरचना है, हमारे संगठन की संरचना के हिसाब से जितना भी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, वो लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं आज। और आपको एक चीज समझना चाहिए, और ये नॉर्थ ईस्ट के दृष्टि पे भी लागू होता है, कि 2014 के बाद हमने देखा है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पहली बार रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है। आपने काम क्या किया, आपने मैनिफेस्टो में क्या बोला था, आपने घोषणा पत्र में क्या बोला था। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी, जो जातिगत पार्टी है, जो परिवारवादी पार्टी है, वो भी मजबूर हो गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे बात करने को, वो भी मजबूर हो गए हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बात करने को। टॉकिंग पॉइंट क्या हुआ करता था? इस जाति को साध लो। और मतलब मुझे तो अभी भी ताज्जुब होता है जब मोदी जी विकास की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, तो आज विपक्षी दल के लोग जिन्ना को लेके आते हैं। कौन लेके आए जिन्ना को चुनावी विमर्श में? फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं, चुनाव को कम्युनलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो हर स्टेट में एक पॉजिटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो राजनीतिक विमर्श चल रहा है उसमें सकारात्मकता कैसे आए। पुरानी बातें चल रही हैं वही जाति के नाम पे। अरे भाई, आज का जो युवा है वो एस्पिरेशनल है, वो महत्वाकांक्षी है। इन सब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स आप जरूर करते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपका एस्पिरेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी से आगे चल के आज केंद्र में ऐसी सरकार है, प्रदेशों में ऐसी सरकार है जो आपकी बात सुनती है, जो आप नीति बोलते हैं वो नीतियां आपको ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो संपूर्ण देश में एक पॉजिटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आने वाले समय में हम देखेंगे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शंस में भी ये सब मुद्दे की कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए। अब आप और हम बात कर रहे हैं, अब आप विरोध करो कि भाई हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। देश इससे नहीं चलता। देश चलता है देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। ये मतलब ये मानसिकता नहीं ठीक है। अब देखो, आपके पास अधिकार है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो आज सरकार संवेदनशील है, सरकार सकारात्मक है। हम सबको लेकर के एक जो न्यू इंडिया की स्टोरी है, उसमें ये 5 राज्य भी हो और आने वाले समय के भी चुनाव हो। हमारे लिए चुनाव और गवर्नेंस अलग अलग विषय है। गवर्नेंस में हम बिल्कुल भी चुनाव को आड़े नहीं आने देते हैं, और जहां चुनाव का है तो हमारा पूरा संगठन है उसके लिए काम करने के लिए, इसीलिए निश्चित रूप से हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। बट जो एक शिफ्ट हुआ है भारत की राजनीति में 14 के बाद, आपने भी महसूस किया होगा, आप युवा हैं, कि आज वैसे लोग जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते थे कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, वो भी आज डेवलपमेंट इश्यूज पे बात कर रहे हैं। रोड बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, इन्वेस्टमेंट लाइए, कनेक्टिविटी लाइए, ये मुद्दे हैं।
मतलब मुझे नहीं लगता है कि 70 साल में हमारी पीढ़ी ने मतलब पहली बार ऐसा महसूस किया है कि ये पॉजिटिव डिस्कोर्स शिफ्ट आया है पॉलिटिक्स में, और इसका हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिवनेस आए हैं पॉलिटिक्स में, इस वजह से मतलब साधारण नागरिकों का जो एक लाभ हो रहा है, उसका पीछे बीजेपी का एक बड़ा सा हाथ है, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ। अब देखिए, लगातार मैं तो कहता हूं, अब 2014 में हमको जनादेश मिला, 2017 में उत्तर प्रदेश और जितने भी स्टेट हुए, बिहार में कोविड के बाद चुनाव हुआ तो वहां हमको जनादेश मिला। 2019 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के कंपैरिजन में 4 करोड़ अधिक लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 4 करोड़ अधिक लोगों ने भाजपा की नीतियों पे, भाजपा के नेतृत्व पे भरोसा जताया। अब इसका कारण क्या है? अब देखो, दिल्ली में बैठी हुई मीडिया, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कहते हैं कि भाई तो मोदी मैजिक है। अरे मैं बताना चाहता हूं, मोदी मैजिक तो आपको दिखता है, मोदी मेहनत देखो आप। मोदी मेहनत आपको नहीं दिखता है, आप नजरअंदाज कर देते हैं। कोविड का समय आया, कोविड से पहले आप देखो, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हुई थी, 14 के पहले लोगों के बैंक के खाते नहीं थे। देयर वॉज फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी इन दिस कंट्री। आर्थिक छुआछूत को दूर किया गया हमारी बहनों के लिए भी, और उसमें अधिकतर बहनें हैं जो 44 करोड़ बैंक के खाते खोले गए हैं। वो 44 करोड़ बैंक के खाते थे तो कोविड में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाया। तमाम योजनाओं से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, महिलाओं को भी हर 3 महीने पे 500-500 रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान भाइयों को, किसान बहनों को 2-2 हजार रुपए दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंज आया है, वो 14 के बाद इस मेहनत को भी देखना चाहिए। आज जनधन खाते हो, मुद्रा में 30 करोड़ लोगों को लोन मिला है जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, छोटा बड़ा स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप कर रहे हैं। ये हिम्मत आई है हाँ, कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब गिवर्स। गिवर्स। हम नौकरी पैदा करेंगे और आपके लिए भी मजबूती के अवसर हम सृजित करेंगे कि आप भी मजबूत हो, हम भी मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, देश मजबूत हो। तो जो सर्वांगीण मॉडल आया है, मैंने आपको जनधन का बताया, मुद्रा का बताया, शौचालय का विषय आप देखो कि 14 के पहले मात्र 30% के आसपास का टॉयलेट का कवरेज पूरे देश में था, वो आज 98% हुआ है। अब टॉयलेट को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कमिटमेंट किया था, कहा कि भाई विपक्षी दलों ने बोला आप क्या बात करते हैं भाई, अभी ये विषय क्या है। लेकिन उस एक पॉलिसी डिसीजन से आप देखो कि समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। लोगों की लॉ एंड सोच ऑर्डर, में भी बदलाव आया है बहुत सारा। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोगों की सोच में बदलाव आया, और हमारी माताएं बहनें मतलब तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित थी। इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमने देखा है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 5 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व वहां मिला है, महिलाओं को ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो लगातार सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, समावेशी विकास कैसे हो, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी विकास कैसे हो, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार चिंता कर रही है। और एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने देखा है कुछ दिन पहले ही, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किया गया है। ये एक जुगांतकारी एक सिद्धांत है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी विरोधी दल जो है उसमें भी बातचीत कर रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है? अब देखिए, ये काम बहुत ही साइंटिफिक आधार से किया गया है। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नेतृत्व समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली जी कर रही थी। जया जेटली को हम सब जानते हैं कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट रही हैं, समता पार्टी में रही हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि CEDAW, कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये बताना चाहता हूं आपको मैं साथियों कि संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है, उनका कन्वेंशन है CEDAW, सीडो कहते हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। उसमें यह कहा गया था कि भाई आप महिलाओं को आर्थिक स्वायत्ता दें, महिलाओं को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दें। तो आपकी जल्दी शादी हो जाती थी तो आपके तमाम अवसर वो रुक जाते थे, 12वीं के बाद शादी कर दो भाई। हमारे आपके परिवारों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं बिहार से आता हूं, बिहार इस समस्या से ग्रसित था। लेकिन ये जो पॉलिसी डिसीजन आया, और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि 2014 से लगातार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हो रहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई मुद्रा योजना में अधिकतर बैंक खाते किसके हैं, तो हमारी बहनों के हैं।
उज्ज्वला में जब गैस सिलेंडर का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? हमारी माताएं, हमारी बहनें। कैबिनेट में केंद्र सरकार में जो प्रतिनिधित्व है, और पुनः बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा मंत्री कौन? महिला। हम लोग स्वर्गीय सुषमा जी विदेश मंत्री, अभी फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमने देखा है कि महिलाओं भी प्रमुखता से इन निर्णायक स्थानों का मजबूती से नेतृत्व कर सकती हैं। इस दिशा में हमने काम किया है, और आगे भी महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, हमारी आधी आबादी। और अच्छा बताया आपने कि भाई जो विपक्ष का विरोध है, मैं इस पर आपको बताना चाहता हूं कि 1985 का साल था, शाहबानो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भाई जो मुसलमान समाज की महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, यदि उनका तलाक होता है तो उनको मेंटेनेंस देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये महिलाओं के पक्ष में निर्णय आया था। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने फंडामेंटलिस्ट रेडिकल फोर्सेस के दबाव में, मौलवियों के, मौलानाओं के दबाव में उस जजमेंट के खिलाफ में कानून लेके आए कि नहीं जी, मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। इनकी जो मानसिकता है वो रिग्रेसिव है, विकास विरोधी है। वो हर प्रकार से चाहते हैं कि भाई जो उनका दृष्टिकोण है वो लागू हो, और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास, सबका प्रयास भी उतना ही आवश्यक है जब कोई भी देश एक नई गाथा लिख रहा होता है। मुझे आज भी याद आता है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो लंदन का एक अखबार है, उस लंदन के अखबार ने लिखा था, फाइनली द ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, तो पश्चिम में भी लगा कि अब हमारा अंत हुआ है। मतलब 1947 से लेकर के बाद तक अंग्रेजों की भूमिका थी। कम से कम माइंडसेट वैसा था। अब डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंडसेट भी हो रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता से सब काम होता था। शिक्षा देखो, स्वास्थ्य देखो। दिल्ली में बैठ के आप यहां की सरकार चलाओगे क्या? अब दिल्ली में बैठोगे, आप नीति केरल के लिए भी वही बना रहे हो, त्रिपुरा के लिए वही बना रहे हो, असम के लिए वही बना रहे हो, अरुणाचल के लिए बना रहे हो। अब केरल की समस्याएं अलग हैं, केरल में संभावनाएं अलग हैं, त्रिपुरा में अलग है। तो पहली बार हमने देखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से मैं बताना चाहता हूं आपको, 90-10 का है कि भाई पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, केंद्र जो पैसा भेजता था, और केंद्र, अच्छा बताया आपने कि भाई उनके प्रधानमंत्री ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, कि हम 1 रुपए भेजते हैं, ग्राउंड पे 15 पैसा पहुंचता है। आज जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए केंद्र से 2000 रुपए चलते हैं, तो हमारे किसान भाइयों के हाथों में, किसान भाइयों के खातों में 2000 रुपए मिलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए सबको रेलिवेंट स्टेक होल्डर कैसे बनाना है, नॉर्थ ईस्ट हो, दक्षिण भारत हो, पुरुष हो, महिला हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, गरीब हो, हम सबको रेलिवेंट स्टेक होल्डर कैसे बनाएं, क्योंकि सबकी उतनी भूमिका है। इस देश के विकास में, इस देश की प्रगति सिर्फ एक क्षेत्र, एक जाति, एक समूह, एक प्रांत नहीं कर सकता है। हम सब 135 करोड़ जो देशवासी हैं, हम सब एक बार एक शक्ति से भारत माता की जय बोलेंगे तो ये देश आगे जाएगा। और आज देश के पास ऐसा नेतृत्व है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें भरोसा रखता है। ये भी देखा है हमने कि वन नेशन वन रेशन का भी एक मुद्दा आया है, और इसमें भी काम हो रहा है। लोगों के एकदम गरीब जो है, गांव में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के पास भी अभी राशन पहुंच रहा है। जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, उन लोगों के पास भी पहुंच रहे हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि हम विकास का जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जो धारा चल रहा है, वो मतलब आगे जाके हमें इंडिया, जो भारतवर्ष है, उनको वर्ल्ड के सामने एक अलग नजरिए से ही पेश कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक सवाल है कि सामने 12 जनवरी आ रहा है। हम जानते हैं सब स्वामी विवेकानंद का जन्मतिथि है, तो उस विषय में युवाओं को, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को आपकी क्या पेशकश होगी? देखिए, अब मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं कुछ विचार या पेशकश कुछ करूं, बट मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम लोग, भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार हो, आज नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न युवाओं में असीम संभावना देखते हैं। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ग्रोथ इंजन है, तो नॉर्थ ईस्ट के युवा, और मैं तो बताना चाहता हूं पूरा देश, और देश आज नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकर्षित हो रहा है।
आज चीजें वैसी नहीं है जितनी 10 साल पहले थी। हर स्टेट में आप पीस, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, पहले क्या बातें होती थी मैंने बताई आपको, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, इस प्रकार की बातें होती थी। लेकिन आज एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि नॉर्थ ईस्ट के युवा भी मुख्यतः न्यू इंडिया ग्रोथ स्टोरी में एक एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम बनाने में, और हमने देखा है कि इस क्षेत्र में भी और बाकी क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से विकास हो रहा है। अब यहां का उदाहरण देखो आप कि भाई हम टेलीविजन स्टूडियो में बैठे हैं जो कि हाईटेक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, सोशल मीडिया से लाखों करोड़ लोग इसको देखेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज एक युगांतकारी परिवर्तन आया और इस परिवर्तन का हिस्सा हम सबको बनना है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है, प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हमारी आपकी बातों को सुनना चाहती है और हमारी आपकी बातों को, हमारी आपकी चिंताओं को केंद्र में रख के कोई ना कोई नीति बनाना चाहती है। जैसा मैंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर में बोगी बिल की बात करिए आप, फेनी ब्रिज की बात करिए आप, रेलवे की बात करिए आप, एयरपोर्ट्स की बात करिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक नेटवर्क ऑफ एयरपोर्ट बना है। तो जब इन सब अवसर आपके सामने आएंगे तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव सोचेंगे, और मैं जानता हूं कि असीम संभावनाएं हैं। हम लोगों का एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, एक सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, सागर है अवसरों का उपलब्ध। और मेरे नॉर्थ ईस्ट के युवा भाइयों में, नॉर्थ ईस्ट के बहनों में मैं पूरा विश्वास जताता हूं, मैं आश्वस्त हूं कि गिवन अ चांस आप नॉर्थ ईस्ट में और भी विकास, और भी अपॉर्चुनिटीज कैसा पैदा करें, और भी इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए, नॉर्थ ईस्ट को एक डेवलप्ड जोन कैसे बनाएं, इस दिशा में आप लगातार काम कर सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है आपकी प्रतिभा पे। धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मेरे मन में जो विचार थे वो मैंने आपसे साझा किए। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। মাচ। थैंक यू। আমরা বলতেই পারি যে বিজেপি সরকার আসার পর কিন্তু নর্থ ইস্টকে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মানুষ চিনতে শুরু করেছে। নর্থ ইস্টের যুবকদের কাছে এখন বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে আগে এগিয়ে এসে নতুনভাবে নতুন কিছু করার জন্য। দেখতে থাকুন রাইজিস নিউজ।